इसमें हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब कोई एक्सेलरेटिंग बॉडी जो होती है ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ references are known as non inertial frame of reference. references तुमको सपोज की कल हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो ट्रेन में अगर तुम बैठ कर किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो तीन केस हो सकते हैं। ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन रेस्ट पर है, ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन रेस्ट पर है, तो हम बोलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है। और ट्रेन मूविंग है, इसके दो केस हो सकते हैं, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी then the frame of reference will be initial frame। और अगर ऐसा हो जाए कि ट्रेन मूविंग है और तुम ट्रेन में बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्रेन मूविंग है विद सम एक्सेलरेशन, मतलब विद सम वेरिएबल वेलोसिटी, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में दैट फ्रेम विल बी द नॉन इनिशियल फ्रेम। एक्सेलरेटिंग बॉडीज से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे चीजों को, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाके अगर ऑब्जर्व करोगे चीजों को, तो फिर उसको बोलेंगे कि ये नॉन इनिशियल फ्रेम है। ठीक है, तो नॉन इनिशियल फ्रेम की आइडेंटिटी एक तरह से कि तुम कैसे पता लगाओगे, पता करोगे जो भी तुम्हारा रेफरेंस है, जहां से भी तुम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एक्सेलरेटिंग तो नहीं है, उसकी वेलोसिटी कहीं चेंज तो नहीं हो रही है, डायरेक्शन कहीं चेंज तो नहीं हो रही। डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन विल रिमेन सेम, है ना, डायरेक्शन शुड रिमेन सेम। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब अगर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर भी तुम जाकर के बैठ जाओ, जैसे कल हमारी बात चल रही थी कि अगर अर्थ के ऊपर बैठ करके हम किस चीज को ऑब्जर्व करें, क्योंकि अर्थ तो रोटेटिंग है, रोटेटिंग फ्रेम इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो इसका मतलब अर्थ पर बैठकर जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो एक तरह से नॉन इनिशियल फ्रेम होती है। आइडियली अर्थ भी इनिशियल फ्रेम नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द स्मॉल वेलोसिटी, कल हमने बात की थी, नेग्लिजिबल स्मॉल वेलोसिटी अगर है फ्रेम की, सॉरी एक्सेलरेशन अगर है, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये जो फ्रेम है वो इनिशियल फ्रेम है। आइडियली इन दिस यूनिवर्स कोई भी इनिशियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड इसमें लिखा जाता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। न्यूटन्स laws of motion are not applicable in this frame or non-inertial frame of reference or non-inertial frame of reference। और एक एग्जांपल लिख देते हैं, है ना, कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कांस्टेंट है और चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब तुम उस कार में बैठ के, जो कार घूम रही है सर्कल सर्कल, उसमें बैठ करके अगर तुम कोई चीज ऑब्जर्व करोगे तो कहा जाएगा कि जहां से तुम चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो एक नॉन इनिशियल फ्रेम है ना, उसके लिए फिर ये लॉज वैलिड नहीं है। कुछ हमें करेक्शन करनी पड़ती है, कुछ हम चीजें इम्पोज करते हैं कि अगर ऐसा ऐसा है तो फिर तुम ऐसा करो कि ये इम्पोज करो, ये करेक्शन करो, वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम देखना चाहते हैं कि रेफरेंसेस में क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस है। लिफ्ट, लिफ्ट में अगर तुम बैठे हो कभी, लिफ्ट में बैठ करके या लिफ्ट से बाहर, लिफ्ट में, हाँ लिफ्ट में होते हो और वहां से तुम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो और लिफ्ट एक्सेलरेटिंग है, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, लिफ्ट विच इज मूविंग इन अपवर्ड और
डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का होना जरूरी है ना, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रेम जो है नॉन एक्सल नहीं होता है, विद सम एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा कल जो हमने बातें की थी और आज होती है भाई। यस सर। आगे आते हैं नॉन एक्सल फ्रेम पे। नॉन एक्सल फ्रेम अल्टीमेटली तुम्हें ये देखना कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम इज नोन एज नॉन एक्सल फ्रेम। इसके बाद वैसे तुम लोगों को काफी आइडिया है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें डिस्कस कर रहे हैं, तो तुम्हें आइडिया है भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सर ये अंशिता शर्मा कौन है? ये इस क्लास में तो नहीं है। मैम मैम ये नॉन है मेरे, अंशिता। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमें ये डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ। लोगों को पता भी है शायद फर्स्ट लॉ क्या होता है, बताओगे थोड़ा बहुत आइडिया दोगे मुझे क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? थोड़ा क्वालिटेटिवली तुम इसको अगर एक्सप्लेन कर दो ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाहता है? मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स कोई भी बॉडी ना तो अपनी स्टेट चेंज करती है ना डायरेक्शन चेंज करती है। इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट विद द सेम वेलोसिटी, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब तक कि तुम फोर्स नहीं लगाओ। तो इसकी डेफिनेशन पता है, बॉडी इज इन एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। If a body is in motion, it will remain in motion with the same with a constant velocity. तो मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकती, उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो सकती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो सकता, उसकी स्टेट भी चेंज नहीं हो सकती। स्टेट से मेरा मतलब होता है रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती, ये सारी बातें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a body continues to be in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब स्टेट चेंज नहीं होगी और यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट में तो रेस्ट पर रहे और मोशन में तो मोशन में रहे। अब मोशन में कैसा यूनिफॉर्म मोशन ना, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ऐसे मोशन में रह सकती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑब्वियस है ये बात भी, स्ट्रेट लाइन में तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अनलेस it is acted upon by some external force। तक कि बाहर से फोर्स ना आ जाए तब तक ये चीज नहीं हो सकती। उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ये सारी बातें हैं। इसके बाद तुमने एक वर्ड यूज किया इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? भी बता दो। Tendency to remain in same state of motion. टेंडेंसी टू Remain in same state of motion. इन द सेम स्टेट और नॉट मोशन, इन द सेम स्टेट ओनली, इतना इनफ है ना। रेस्ट है तो रेस्ट और मोशन है तो मोशन, सिर्फ मोशन नहीं।
जो भी स्टेट है उसी में रहना, टेंडेंसी ये होती है। इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट, है ना, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट, वो भी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो ऐसे लिखते ऊपर वाली जो लाइन है वो उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए, इनएबिलिटी of a body to change by itself its state of rest or state of motion। जो भी स्टेट है, रेस्ट एंड मोशन आर स्टेट्स, जो भी स्टेट है ये ऐसे रहेगी। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इनफैक्ट स्टेट ऑफ मोशन से ज्यादा अच्छा तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। along a straight line। तो ये इनर्शिया की डेफिनेशन। इनर्शिया क्वांटिटेटिवली इनएबिलिटी, जितना ज्यादा मास होगा ना इनर्शिया उतना ही ज्यादा होता है ना। क्वांटिटेटिवली हम ऐसे लिखते हैं, क्वांटिटेटिवली the inertia of a body is measured by mass of the body। Heavier body, larger inertia and vice versa। तो समझ जाओगे इनका मतलब क्या है। इनर्शिया के 3 टाइप है। inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका रेस्ट का इनर्शिया मतलब वो अपने आप से मोशन में नहीं आएगी। कोई मोशन में तो अपने आप से रेस्ट में नहीं आएगी। कोई अगर वो बॉडी मोशन में तो अपने आप से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम लोग 3 तरह के इनर्शिया हम डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, है ना। इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट फ्रॉम मोशन, इनएबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, है ना। लिख देते हैं एक लाइन के, इनएबिलिटी टू चेंज the state from rest, from motion, inability to change the direction, inability to change direction। बस यहाँ लिख देता हूँ, बाय इटसेल्फ, अपने आप से नहीं होगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है यहाँ तक। यस सर।
इसके बाद हम डिफाइन करते हैं लीनियर मोमेंटम, हालांकि तुमने ये भी पढ़ा हुआ होगा, लीनियर मोमेंटम। इसे वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात तो ये कि वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। It is the quantity of motion। तो ये कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो बॉडीज जो है पोजेस कर सकती है अगर वो मोशन में है। तो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, दैट बॉडी विल नॉट हैव एनी मोमेंटम। मतलब ये ऐसी कुछ पैरामीटर्स है बॉडी के पास होते हैं जो कि इसके मोशन की वजह से होते हैं। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, है ना। इट इज द प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो P जो है तुम्हारा मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो हम लगाते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जब मोमेंटम आ गया तो देखिए, अगर मास तो एक, हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स उसको बोलते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं ना, ये क्लासिकल है। क्लासिकल में पार्टिकल का मास चेंज नहीं होता जब तक कि कोई स्पेशल कोई सिस्टम से या सेटअप ना लगाया जाए। तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल चेंज। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ में हम जाते हैं, तो फर्स्ट लॉ में अगर हम जाएं तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती, या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, a velocity of a body cannot change by itself। तो वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती। और हम कह रहे हैं मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या है? मोमेंटम चेंज होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज in this dynamics the mass of a body or an object is constant। That means if a momentum is getting changed, that means the velocity will be changed। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वेलोसिटी अपने आप से चेंज हो नहीं सकती, इसका कोई फोर्स है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल करके आती है, और इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं। इसी को तो फर्स्ट लॉ से ही, मतलब फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिख दिया तो सेकंड लॉ बन के एक तरह से लिखा हुआ है। तो और उसको मैथमेटिकल वर्जन हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल वर्जन ये है कि वेलोसिटी जो है वो, मान लिख दिया कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पर हम लिखा कि चेंज होगी तो क्या होगा, और फोर्स लगा दे तो क्या होगा, दैट इज सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied। तो वही तो बात है ही, है ना, उसी के मैथ फर्स्ट लॉ जो है उसको मैथमेटिकल अगर हम देखें तो ये कहता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब तक कि फोर्स ना लगाएं, और वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो फोर्स फोर्स लगाने से चेंज हो रहा है। और इनके बीच में एक रिलेशन भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड on the body। And change
takes place in the direction of तो जो चेंज मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम के चेंज होने की डायरेक्शन, दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे लिखते हैं F external is equal to dp by dt, rate of change of momentum, dp by dt। F external is d by dt of mv, क्योंकि तुम्हें पता है since momentum is equal to mass times of velocity, so F external is equal to m dv by dt, and dv by dt तो लोगों को पता है, और उस पर कंडीशन है कि ये मैंने m को बाहर निकाल लिया ना, इसका मतलब क्या है, फॉर कांस्टेंट मास, ये बात ध्यान रखना, फॉर कांस्टेंट मास, और उसको हम लोग ऐसे बोलते हैं F external is equal to, तो पता है कि dv by dt is acceleration, F equals to m। According to proper setup, not due to the high velocity, mass of a body अगर change होता है, in that case तुम्हारा m बाहर नहीं आएगा, उस केस में तो बाहर नहीं आएगा ना, mass of a body is not constant। सर हाँ जी, सर हमने बोला कि जो फोर्स अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। हाँ जी, तो सर जब प्रोपोर्शनैलिटी का हटेगा तो सर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहीं पहले कभी आया है कहीं पर? कोई याद है कोई कांस्टेंट सर वहां आया था और इतनी वैल्यू थी? सर मैग्नेटिक फील्ड में हमने निकाला था कितना? कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और सबको मिला के फिर आखिर में म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई इज द constant of proportionality in case of magnetic force or magnetic field. In case of electrostatic force, electric field, 1 by 4 pi epsilon naught is the constant, proportionality constant। तो बहुत सारी जगह पर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आता है, दैट इज जी इज ए ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो भी ऐसा ही कुछ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो कहीं पर आता है, कहीं पर नहीं आता है। पहली बात तो ये कि जो चीजें हैं जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, और ये जो है ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाती है, प्रैक्टिकली कैलकुलेट की जाती है। तो इन दिस केस k इज इक्वल टू 1, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली तुम कैलकुलेट करोगे इसको तो k की रिक्वायरमेंट नहीं है। हियर k, वैल्यू ऑफ k इज 1। इन फैक्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुम लोगों को याद हो, F इज इक्वल टू k q1 q2 by r square, ऐसे लिखा था, एंड दिस k इज इक्वल टू 1। याद है तुम लोगों को ऐसा हुआ था कभी? The value of k is equal to 1 and value is k 1 by 4 by epsilon naught, ऐसे तुम बोल सकते हो, and this k is equal to 1 or 1 by 4 by epsilon naught is equal to 9 into 10 power 9। k की वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है 1? This value of this electrostatic constant is equal to 1 in CGS system, and this 9 into 10 power 9 value of this k is equal to 9 into 10 power 9 in SI system। तो k की जो वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो होता है, ये पहली बात है कि प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं इसको, लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं, और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे रीडिंग्स या मतलब बहुत सारे हजारों रीडिंग के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर इस केस में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो तुम्हारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, डेटा एनालिसिस करते हो, उसके बाद निकल के आता है, ये फैक्टर हमेशा मिस करते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो वहां से निकल करके आता है। इन केस ऑफ सीजीएस सिस्टम हम लोगों ने देखा कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1, और ऐसा सिस्टम में इसकी वैल्यू 9 है। ऐसे यहाँ भी है। इन दिस केस न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे लिखना चाहें, F is dp by dt, here k is equal to 1, here k is equal to 1, ये तो मेंशन करना चाहो तो कर सकते हैं। ऑलराइट, यस सर।
हम लोग डिस्कस करते हैं अगर मास कांस्टेंट ना हो, तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मास अगर कांस्टेंट ना हो तो क्या करेंगे। मास ऑफ द सिस्टम इज मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी। क्या सजेस्ट करोगे तुम लोग? इज नॉट कांस्टेंट। देखो, हाँ जी, मास कांस्टेंट नहीं है। तो हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। डीपी बाई डी टी हम तो वैसे लिखेंगे, लॉज चेंज नहीं होते। और डी बाई डी टी ऑफ एम बी। बस प्रॉब्लम ये है सर, बाहर नहीं आएगा ये। और डिफरेंशिएट करना है तो टाइम के रिस्पेक्ट में दो दो पैरामीटर को, u इंटू वी। याद है तुम लोगों को u v का डिफरेंशिएट करना हो तो क्या लिखोगे बताओ? इस एफ एक्सटर्नल क्या लिखोगे? V du by dt. Yes, sir. वेरी गुड। तो v एच सच है ना, v एच सच डी एम बाई डी टी, एक को बाहर लिख लेते हैं, और m एच सच डी वी बाई डी टी। इसको वेक्टर फॉर्म बन गया। ठीक है। Yes, sir. if if mass is constant, हाँ भाई, ये एक्सप्रेशन कंप्लीट एक्सप्रेशन है अपने आप में। if m is constant then dm by dt is equal to 0. differentiation of a constant is 0, तो dm by dt के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वापस वही जाता है, f external is equal to mdv by dt। सेम एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है। तो हमारे पास आया कि f is equal to m है, this vector equation। सर ये डीएम बाई dt क्या है? मास कितना ऐड हो रहा है पर ये कितना घट रहा है? मास ऐड होना या रिमूव होना, दोनों ही बातें हो सकती। चेंज होने का मतलब सिर्फ एडिशन नहीं होता। सपोज कि तुम्हारे पास एक एक ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर एक ट्रॉली में जो है वो पानी भरा हुआ है तुम लोगों ने। ये टैंक है तुम्हारे, टैंक में पानी, और पानी टैंक में तुमने होल कर दिया तो पानी निकल रहा है। तो मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस तरह के केस, या तुम ऐसे करते हो कभी कि सपोज कि तुम्हारे पास एक बकेट है, बकेट ऊपर से टैप है, और टैप जो है वो साथ साथ चल रही है तुम्हारे, और बकेट मूव करती है, ऊपर से टैप को तुमने ओपन किया हुआ है, तो टैप से पानी बकेट में आता है, बकेट का मास चेंज हो रहा है, पानी ऐड होता जा रहा है। तो इस तरह के सिस्टम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर मास जो ऐड या रिमूव होता है, तो ऐसे बोलते हैं सिस्टम का मास इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल मास है। तो इन दैट केस यू नीड टू फाइंड डीएम बाई डी टी फर्स्ट। ठीक है, बताइए। Yes, sir. दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू 3 अलजेब्रिक इक्वेशंस। कि हमको पता है कि किसी को भी हम लोग कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को। जैसे वेक्टर आर था तो उसका एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वाई कंपोनेंट होगा, उसका जेड कंपोनेंट भी होगा। 3 algebraic equations। X component of force is mx, y component of force is mass times acceleration along y, and z component of force is maz। अच्छा, अगर मैं कभी ऐसे करूं, इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? Sum of all Summation. forces X पार्टिकल और बॉडी में बेसिकली डिफरेंस क्या है ना, एक बॉडी जो होती है वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होती है, बहुत सारे पर। एक सिंगल पार्टिकल तो हम बात करेंगे, एक पार्टिकल है ये मूविंग विद सम स्पीड और हैविंग सम एक्सेलरेशन, ये सारी बातें हो सकती है। पर कभी क्या होता है, एक बॉडी की हम बात करने जाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, 10 20 30 हो सकते हैं, हजारों भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे पार्टिकल है, तो सारे पार्टिकल का फोर्स हम लिख रहे हैं, इसका फोर्स कितना है, इसका फोर्स कितना है, इसका फोर्स कितना, उसका फोर्स कितना, सबके फोर्स की बात करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, है ना, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद आता है न्यूटन थर्ड लॉ। इंपॉर्टेंट है काफी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ, to an every action there is
equal and opposite reaction, Newton's third law of motion. According to this law, to every action, there is always an equal and opposite reaction. That is, forces of action and reaction are always इक्वल एंड ऑपोजिट। पहली बात तो ये कि एक्शन रिएक्शन है क्या? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को बोलते हैं, फोर्सेस। अब कौन एक्शन है कौन रिएक्शन है ना, ये एक पॉइंट भी आता है। ये सिर्फ नाम है, किसी को भी एक्शन बोल दो, किसी को भी रिएक्शन बोल दो। तुम्हें बहुत अच्छे से तुमने पढ़ा होगा Q1 Q2 दो चार्ज है, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। किसने पहले लगाया होगा? नहीं, ये एक नॉनसेंस ही बात है, किसने पहले लगाया? तो ये एक्शन है। और तुम्हारी मर्जी, तुम इसको एक्शन बोल रहे हो। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, और इसको तुम एक्शन बोल सकते हो तो फिर वो रिएक्शन है ना। सिर्फ नाम है कि कौन पहले लगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि उसने पहले फोर्स लगाया उसने बाद में लगाया, ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, एनी ऑफ द टू फोर्सेस making action reaction pair called action and other reaction. फॉर एक्शन रिएक्शन, तुम्हारे दिमाग में एक बात और हो सकती है, फॉर एक्शन रिएक्शन there is no need of physical contact of bodies। जरूरी नहीं है कि वो कांटेक्ट में आए तभी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। दूर से, जैसे चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कांटेक्ट में नहीं आते, तब भी जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर शो करते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है 1, ये पार्टिकल है 2, तो उसके ऊपर हम लिखते हैं F1 2। ये F1 के ऊपर 1 के ऊपर फोर्स लगाया 2 ने, ये F2 1। और मैथमेटिकल एक्शन रिएक्शन को हम लिखते हैं F1 2 इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2 1। ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट। इसको मैथमेटिकल ये न्यूटन थर्ड लॉ ये होता है। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी और। हम लोग अर्थ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक पार्टिकल ऑफ मास m, ये अर्थ है। तो अर्थ जो इसको अपनी साइड पुल करती है, तो पता है कि mg से।
अर्थ इसको अपने साइड पुल करती है, हम बहुत बार इसको यूज भी करते हैं कि mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स इज g डाउनवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होगा, इसके ऊपर भी लगता है सेम फोर्स, एक्शन रिएक्शन। देख लो कोई ऑब्जेक्ट जब तुम बोल रहे हो कि ये नीचे जा रहा है, फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g है, इसके ऊपर फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दैट इज mg। इतना ही फोर्स इस पार्टिकल ने उसके अर्थ के ऊपर भी लगाया होगा। हालांकि ये फोर्स जो है उस अर्थ के लिए, जो अर्थ बहुत लार्ज साइज बॉडी है, उसके लिए फोर्स सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके वेलोसिटी में, उसके एक्सेलरेशन में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता ये फोर्स। जैसे वो भागता हुआ दिखाई दे रहा है ना, नीचे की तरफ आएगा भाई, तो ये ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई नहीं देगा, बिकॉज फोर्स जो है वो बहुत स्मॉल है फॉर दिस हेवनली बॉडी। और अर्थ के वाली हम बात करें तो हालांकि यही फोर्स जब पार्टिकल के ऊपर लगता है तो पार्टिकल तो बहुत तेज भागता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये नहीं भाग पाएगी अर्थ, है ना। तो ये हम ये बोल सकते हैं दिस स्मॉल mg इज इनसिग्निफिकेंट फॉर दिस अर्थ, है ना। पर ऐसा नहीं है कि एक्शन एक्शन पेयर नहीं है, पेयर तो लगता है, एक्शन एक्शन पेयर तो होता है। ठीक है, बताइए। यस सर। Yes, sir. एक और बात करते हैं कि ये एक सपोज हॉरिजॉन्टल टेबल है या कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक मास और रखा हुआ है, एक और ऑब्जेक्ट है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कितना फोर्स ये ब्लॉक जो है इस टेबल के ऊपर लगाता होगा, लग रहा होगा ना, ब्लॉक ने टेबल पर कितना फोर्स लगाया है, क्या लगता है तुम, कितना? ब्लॉक टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी ना, लगा रहा होगा, और टेबल वापस ब्लॉक के ऊपर लगा रही होगी, कुछ एक्शन रिएक्शन तो बनेगा भाई। इसके ऊपर रखा हुआ है तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आएंगे तो फिर एक नॉर्मल फोर्स आ सकता है। कांटेक्ट में जब आते हैं तो कांटेक्ट फोर्सेस आते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस के नाम हमने कल पढ़े थे, नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शन फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स, है ना, बात करेंगे फ्रिक्शन की भी। तो अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे, कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन आया होगा, नॉर्मल रिएक्शन आया हो तो कितना है वो नॉर्मल रिएक्शन, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज तो ये कि हम इसको ना, हम बोलते हैं एफबीडी, एक चीज को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या होता है, हम सिस्टम के हर पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं, हर पार्ट को, जितने भी सिस्टम में पार्ट है। तो ये एम है और ये तुम्हारी टेबल है। पहली बात तो ये, इस ब्लॉक ने टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा, सपोज एन, टेबल वापस लगाएगी या नहीं। ये सेंटर के ऊपर है, तुम कभी कंफ्यूज मत होना, सर ने साइड में लगा दिया, हालांकि अभी इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं यहाँ लगाता हूँ। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। जितना ब्लॉक ने टेबल पर लगाया, टेबल ने वापस ब्लॉक पर लगाया। सेकंड, डाउनवर्ड, इसके ऊपर ना कोई बॉडी जब है तो अर्थ उसको पुल करती है अपने साइड विद सम फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, mg। ऐसे टेबल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक की बात करनी है। अब टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक हमें रेस्ट में दिखाई देता है, मोशन में दिखाई देता है? ब्लॉक तो रेस्ट में है। अब ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, क्योंकि नेट फोर्स अगर कुछ होता तो बॉडी रेस्ट पर नहीं होती। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में, इसका मतलब अलोंग ए लाइन या फिर बॉडी इज एट रेस्ट, तो तुम लोग बोलोगे कि ये इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो अलोंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी, पर मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ वर्टिकल मोशन की बात करने में। अलोंग वर्टिकल देयर इज नो मोशन ऑफ द ब्लॉक, सो अलोंग वर्टिकल नेट फोर्स इज 0, है ना। अलोंग वर्टिकल एफ नेट इज 0। एफ नेट अगर तुम्हारा 0 है तो लिखो नेट फोर्स कितना। अब देखो उसको दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है ना, सॉरी हाँ, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें भी ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो ऐसे तुम डायरेक्ट लिख नहीं सकते इनको ऐड करके। तो हम क्या कहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव या डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तुम्हारा मन करे, है ना। एक अपवर्ड है, सपोज अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, अपवर्ड इज नेगेटिव। तो मैं साइन लेता हूँ, इसे साइन मार्कर। तो साइन के अकॉर्डिंग अगर मैं सारे फोर्स लिखूं mg और n, तो mg डाउनवर्ड है तो mg के लिए प्लस आएगा, प्लस mg। नॉर्मल रिएक्शन है दूसरा फोर्स, को अपवर्ड है तो वो नेगेटिव आ जाता है।
और ये नेट फोर्स है, इसके अलावा कोई फोर्स ही नहीं, इसका मतलब पूरी बॉडी का नेट फोर्स अलोंग वर्टिकल सिर्फ यही बनता है mg माइनस n, एंड दिस एफ नेट, मैं इसको लिखता हूँ एफ नेट तो बनता ही यही है, एंड दिस इज 0, इसका मतलब n इक्वल्स टू mg। नॉर्मल रिएक्शन जिनके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो इनका इंटरेक्शन है, वो फोर्स जो है वो mg के इक्वल है, ठीक है, बताइए। Yes, sir. एक और देखिए कि ये सपोज इंक्लाइंड प्लेन है तुम्हारा और ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मोशन में रेस्ट में, अब मैं मानता हूँ कि रुका हुआ है, एड्रेस रखा हुआ है, जो भी कोई रीजन है इस पर नहीं जाना चाहेंगे। अभी तो मैं ना सिर्फ कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मोशन में ले सकते हो, तो मैं ना तुम ज्यादा सोचना मत इस बारे में, क्योंकि ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा टाइम के साथ। सपोज ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है सम वेलोसिटी v, कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन। तो मैंने तुम्हें कहा कि ना पहले जितने भी सिस्टम में जितने पार्ट है सबको अलग अलग कर, तो मैं कहता हूँ कि ये एक हमारा ब्लॉक है ऑफ मास m, ये हमारा प्लेन है, ये एंगल थीटा है। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहली बात तो ये ब्लॉक ने प्लेन के ऊपर फोर्स लगाया होगा जरूर, और प्लेन ने वापस ब्लॉक के ऊपर लगाया होगा। फोर्स कौन सा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये एक्शन रिएक्शन पे है। ये जो फोर्सेस होते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो पहली बात तो ये मैं यही लिखता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन आया होगा इस तरह से, जो ब्लॉक ने लगाया प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसी का इक्वल ऑपोजिट वापस भी क्या होगा, ये इक्वल ऑपोजिट हो गया। बताइए ये पॉइंट क्लियर है, दोनों का इंटरेक्शन इस तरह से होगा। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, नॉर्मल रिएक्शन जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, एंगल बना देते हैं 90 डिग्री एंगल, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो और कोई फोर्स पता है कि तुम लोग को, और भी कोई फोर्स लगता होगा, और भी कोई फोर्स? और भी कोई फोर्स लगता होगा? एमजी थोड़ा अर्थ थोड़ा काम करना बंद करती है। अच्छा ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल, ये लाइन जो दिखाई दे रही है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल उसका एंगल विद वर्टिकल, ये एंगल भी थीटा है। जितना एंगल प्लेन का विद हॉरिजॉन्टल है, उतना ही एंगल प्लेन के परपेंडिकुलर का एंगल विद वर्टिकल होगा, एमसी सॉरी थीटा, थीटा इज द एंगल। ये जो लाइन मैंने डॉटेड ड्रॉ की है ना, मैं इस लाइन को बोलता हूँ लाइन ऑफ मोशन। शायद तुम्हें क्लियर होगा नाम से कि क्या है इसका मतलब, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। ये बात लाइन ऑफ मोशन पता है क्या है, मैंने सारे फोर्स मार्क कर लिए, इसको बोलते हैं एफबीडी। सिस्टम के हर पार्ट को अलग अलग कर लो और जितने फोर्स लगते हैं सारे लगा दो। हमने देखा कि आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एक फोर्स लगाया होगा, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन पेयर मैंने बनाया, एन इसने इसके ऊपर लगाया, इसने वापस लगा दिया। एन के ऊपर खास बात ये होती है कि वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो फिर हमने प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया, उसका नाम रखा एक्शन, तो दूसरे का हो गया रिएक्शन। एमजी वर्टिकल डाउनवर्ड है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। एक लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ किया, तो एफबीडी जब बनाते हो, तुम्हें इक्वेशन जब लिखनी हो ना, कभी जितनी हम ऊपर बात करके आए हैं कि इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, जब इक्वेशन हम लिखते हैं तो इक्वेशन में रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, प्राइमरी कंडीशन है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन के अलोंग सारे फोर्स को रिजॉल्व करो,
एंड परपेंडिकुलर टू इट। तो ये तो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग होने चाहिए सारे फोर्स, या फिर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब फोर्स हमारे पास दो हैं, एक है नॉर्मल, एक है एमजी। अब नॉर्मल और एमजी या तो लाइन ऑफ मोशन में हो या फिर उसके परपेंडिकुलर हो, दो जगह तो इनकी छूट है, बाकी सब कोई छूट नहीं मिलेगी, फिर इनके कंपाउंड्स बनाने पड़ेंगे। हमने देखा नॉर्मल को, नॉर्मल लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं है पर उसके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल रेशियो इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, देख रहे हो तुम, एंगल 90 डिग्री। तो नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, एमजी एमजी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। किस तरफ, कहते हैं लाइन ऑफ मोशन में या फिर उसके परपेंडिकुलर। तो एमजी का कंपोनेंट मैं लिखता हूँ इधर, एमजी का कंपोनेंट आता है इस तरफ, एक कंपोनेंट इधर आएगा एमजी cos थीटा, एमजी sin थीटा, इससे कंपोनेंट बन गए। बताओ सही है क्या? Yes, sir. तो उसके दो कंपोनेंट बने। अब देखो, अब मुझे तीन फोर्स दिखाई देते हैं। एक है नॉर्मल, दैट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। एक है एमजी cos थीटा, एमजी cos थीटा इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। एक है एमजी sin थीटा, दैट इज अलोंग लाइन ऑफ मोशन। मतलब अब सारे फोर्स सही डायरेक्शन में है। अब तुम इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो। इस ब्लॉक का जो मोशन है वो दिखाई दिया हमें पैरेलल टू द प्लेन, देख रहे हो, पैरेलल टू द प्लेन है, मतलब इस तरफ इसका मोशन, इस तरफ इसका मोशन है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, ये इस लाइन के अलोंग चलेगा, इसका परपेंडिकुलर कोई इफेक्ट नहीं होगा मोशन का। हमने कहा भी था एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस वेक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आता, उससे किसी वेक्टर का, मतलब वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का। अगर इसका मोशन अलोंग द प्लेन है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रेस्ट पर है। समझ रहे हो बात? ये बात क्लियर है क्या? यस सर। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ब्लॉक ऑन द प्लेन is moving parallel to the plane. And at rest along the direction perpendicular to the plane. ये पॉइंट क्लियर है? बताइए, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। मोशन प्लेन के अलोंग तो वो मोशन में है और प्लेन के परपेंडिकुलर वो रेस्ट पर। तो एक देखो, एक डायरेक्शन ये एमजी इधर है और ये इसके परपेंडिकुलर, दो डायरेक्शन में। तो किसी एक को पॉजिटिव से एक को नेगेटिव। सपोज मैं इस तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जो उसको पॉजिटिव लेता हूँ और इसको नेगेटिव, ठीक है? ठीक है ये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो दो डायरेक्शन मैंने लिए, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड इज नेगेटिव, डाउनवर्ड इज पॉजिटिव। तुम इंडिपेंडेंट टॉर्स के लिए कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। तो प्लेन के परपेंडिकुलर दो फोर्स मेरे को दिखाई देते हैं कि mg cos थीटा और एक n, दोनों का सम करते हैं, दोनों का सम करते हैं और नेट फोर्स 0, बिकॉज अलोंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन द बॉडी इज एट रेस्ट, नेट फोर्स मस्ट बी 0। तो लिखता हूँ एफ नेट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बात मैं लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ओनली। अलोंग द प्लेन तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। कितना दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? कितना दिखाई दे रहा है? एक mg cos थीटा, एक n, दो फोर्स हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। mg cos थीटा की डायरेक्शन है वो हमने पॉजिटिव लिया, उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, ऑपोजिट सॉरी, दैट इज नेगेटिव। तो लिखता हूँ mg cos थीटा माइनस n and the net force perpendicular to the plane is 0 because no motion along this line। तो यहाँ से निकल कर क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स या इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज इक्वल टू mg cos थीटा। बताइए। यस सर। नेट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन लिखवा सकते हो। कितने मोशन दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को? कितने फोर्स हैं? नेट फोर्स लिखो, कितने सारे लिख दो, कितने फोर्स दिखाई दे सारे लिखो अलोंग द प्लेन, जितने भी है। एक ही है इधर और इसका ऑपोजिट, तो ये लिखता हूँ पॉजिटिव और ये लिखता हूँ नेगेटिव।
तो उसके अलोंग द प्लेन अगर देखें तो एक ही फोर्स है, mg sin थीटा, कोई फोर्स ही नहीं। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, पैरेलल टू द प्लेन नेट फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। और हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, बॉडी इज इन मोशन, रेस्ट पर तो एक वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लो इज इक्वल टू g sin थीटा along the plane। बताइए समझ में आया क्या? Yes, sir. इसके बाद आता है इम्पल्स। Force for very small interval of time, force for very small interval of time is known as impulse। So, for example, hitting a ball by cricket bat। तो बॉल को जब बैट से हिट करते तो बैट से बॉल के ऊपर फोर्स लगता है, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम तक बैट बॉल के ऊपर फोर्स लगाता है, दैट टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग जो बैट से जो फोर्स लगाते हैं उसको फोर्स नहीं बोलते हैं, उसको इम्पल्स बोलते हैं। force very for very small interval of time is known as impulse। और फुटबॉल kicking football by a footballer is the example of impulse। slapping someone is impulse, किसी को थप्पड़ मारना भी impulse है। तुम थप्पड़ मार सकते हो, कितने टाइम तक फोर्स लगता है, impulse। किसी को पंच मारना, hitting to wall is impulse। hitting nail by hammer, ये भी impulse का example। mathematically product of force and time, इम्पल्स का सिंपल सिंबल होता है वो होता है जे, एफ इंटू डेल्टा टी। इतना इम्पल्स है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जे इंटू। अगर कभी फोर्स कांस्टेंट फोर्स ना हो, वेरिएबल फोर्स हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, एफ डी टी। ये भी होता है। एफ डेल्टा टी होता क्या है, एफ डेल्टा टी होता क्या है, सिंस वी नो कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, तो एफ डेल्टा टी क्या बना, तो जे इज इक्वल टू डेल्टा पी, इम्पल्स जो वो चेंज इन मोमेंटम होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। पता है तुम लोगों को, चेंज मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की होती है, इज इक्वल टू एफ डी टी। तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इज द चेंज मोमेंटम और प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। जब तुम्हें पता है कि ये फोर्स और टाइम है, अगर कांस्टेंट फोर्स ये है तो ये फोर्स और ये टाइम, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो तुम ये एक्सप्रेशन यूज करते हो। फोर्स अगर वेरिएबल है, सपोज ऐसे ऐसे कोई फोर्स है, ऐसे 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 कोई फोर्स है, वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड, तो एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये तो वेरिएबल फोर्स, तो फिर हम ये वाला यूज कर लेते हैं।
और कांस्टेंट फोर्स के लिए यूज करते हैं। और हमें पता है कि जब फोर्स और टाइम आपस में मल्टीप्लाई है, तो ग्राफ की लैंग्वेज में बात करें तो ये जो एरिया है ना, दिस एरिया विल बी द इम्पल्स, एरिया अंडर एफ टी कर्व एरिया। तो इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, J इज इक्वल टू एफ डी टी, जो भी तुम लिखना चाहो, एफ डेल्टा टी, T1 से T2 तक, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम dp, T1 से T2 इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व भी इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको बहुत सारी तरह से तुम यूज कर सकते हो, जो रिक्वायरमेंट होगी हम लोग यूज भी करेंगे।